नमस्कार दोस्तों, हम आज शुरुआत करते हैं हिमानी या हिमनद से। आपको पता है कि हम अध्याय 3 के तहत भारत का भौतिक स्वरूप की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिमानी या हिमनद से। हिमानी या हिमनद क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में ग्लेशियर भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर ये विशाल आकार के गतिशील जो है बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी राशियाँ ये होती हैं। इनका भार बहुत अत्यधिक भार होने के कारण क्या होता है, ये हमेशा ढालों का अनुसरण करती हैं, यानी फिसलती रहती हैं ये, और नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। औसत हिमरेखा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिमालय की दोस्तों औसत हिमरेखा 5100 से 5800 मीटर है। वहीं पर पूर्वी हिमालय की औसत हिमरेखा क्या है? 4400 मीटर। ये पूछा जाता है एक्चुअली हिमरेखा क्या होती है। हिमरेखा एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है आपका, जैसे ये आपका अगर कोई पर्वत है तो ये अगर हिमरेखा है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाएगी? बर्फ़ पाई जाएगी। और यहीं पे हम पूर्वी हिमालय की बात करें तो उनकी औसत हिमरेखा 4400 मीटर है। 4400 मीटर मतलब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ पूर्वी हिमालय पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहीं पर पश्चिमी हिमालय की बात करें तो उनकी औसत हिमरेखा 5100 से 5800 मीटर तक है, अर्थात 5100 से 5800 मीटर तक। कहीं कहीं पे 5100 मीटर, कहीं कहीं पे 5200, 5300, 5400 और मैक्सिमम आपका 5800 मीटर यहाँ तक पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा है, यानी इसके ऊपर अब बर्फ़ पाई जाएगी। अधिकांश हिमनद देखिए 4 से 5 किलोमीटर के लंबे और 1.5 से 4 किलोमीटर चौड़े होते हैं। इनकी मोटाई भी अधिक होती है। प्रतिदिन ये 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक फिसल जाते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है दोस्तों, ये सबसे अधिक है। पूरी दुनिया में बात हो रही है, सबसे बहुत तेज़ी से हिमालय के हिमनद जो है ये पिघल रहे हैं। काराकोरम में स्थित अगर हम हिमनद या ग्लेशियर्स की बात करें तो देखिए आपका सियाचिन है, 76 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल में है और लार्जेस्ट है ये। बाल्तोरो, हिस्पर, बियाफो, बातुरा, चोमोलुंगमा, खुरदोला, कुनियांग, ठीक है, ये सब क्या है? काराकोरम में स्थित ग्लेशियर्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार यूपीएससी यूपीपीएससी में पूछा गया है, तो इसके लिए मैंने इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, बाबा साहेब का चोखा। बाबा साहब कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम बाबा साहब है, ठीक है। और आप पूरा का पूरा ये याद कर सकते हैं इससे। बा से आपका देखिए बाल्तोरो, फिर बातुरा, सियाचिन, हिस्पर, का से ये आपका अगले बात से आपका हो जाएगा बियाफो, का से आपका कोनियांग, चो से चोमोलुंगमा और खा से खुरदोला, ठीक है। इसी में आपका जो ये चारों सबसे बड़े हैं, अगर इनको आपको याद करना है तो बाबा साहब से केवल बा साहब आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। कश्मीर में देखिए आपका 2 हैं इंपॉर्टेंट, रिमो और पुनमाह। कुमायूं में आपका गंगोत्री और मिलाम। उत्तराखंड में आपका केदारनाथ। सिक्किम और नेपाल दोनों में कॉमन आपका जेमू और कंचनजंगा है। चौराबाड़ी ग्लेशियर आपका केदारनाथ में पाया जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, यानी ऊपर की तरफ। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ जिसे हम गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे ठंडा स्थल या स्थान इसकी बात करें तो वो क्या है? द्रास है, जो कि आपके लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखरों की बात कर लें दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848.86 याद कर लीजिएगा। इतना ऊंचाई तक ये मतलब माउंट एवरेस्ट है। काराकोरम या केटू गार्डियन आस्टिन इसका नाम है, ठीक है। ये आपका देखिए सेकेंड हाईएस्ट है, भारत में पाया जाता है। एक्चुअली भारत में क्या, ये POK में स्थित है दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है, जिसको हम अपना पार्ट मानते हैं, इसलिए इसको हम भारत में दिखाते हैं। कंचनजंगा आपका देखिए नेपाल में स्थित है। नेपाल और सिक्किम की जो है ये सीमा पे दोनों में कॉमन है। मकालू आपका नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत आपका भारत में है, अन्नपूर्णा आपका नेपाल में है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय का पार्ट है, ये आपका भारत में स्थित है। पूछा गया था कि नंदा देवी आपका किस हिमालय का पार्ट है, IAS का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका कुमायूं हिमालय का पार्ट है। कामेत आपका देखिए भारत के UK में स्थित है। नामचा बरवा आपका तिब्बत में स्थित है, तिब्बत हिमालय का पार्ट है ये भी IAS में पूछा गया है। नामचा बरवा किस हिमालय का पार्ट है, आप बताएंगे तिब्बत हिमालय का। गुरुला मंधाता आपका ये भी तिब्बत में स्थित है,
ठीक है। इसको भी आप बहुत ही आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक सार्टिक बनाई है, आप एक बार इसको आप याद कर लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे माँ काऊ कामधेनु अन्न नंद का ना खाएगी गुरु। माँ काऊ कामधेनु अन्न नंद का ना खाएगी गुरु। माँ से आपका देखिए माउंट एवरेस्ट हो गया दोस्तों। काऊ से आपका कंचनजंगा याद कर लीजिएगा। अगले का से आपका हो जाएगा, सॉरी ये काऊ से आप काराकोरम याद कर लीजिएगा। अगले का से आपका कंचनजंगा। माँ से आपका दोस्तों मकालू हो जाएगा। धे से आपका धौलागिरी हो जाएगा। ना से आपका नंगा पर्वत हो जाएगा। अन्न से आप अन्नपूर्णा याद कर सकते हैं दोस्तों। नंद से नंदा देवी याद कर सकते हैं दोस्तों। का से आपका कामेत याद कर लीजिए दोस्तों। ना से नामचा बरवा। ठीक है, वहीं पे गुरु से आपका गुरुला मंधाता। बहुत ही आसानी से आप ये याद कर सकते हैं। हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ जो हैं ये आपका देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ऊंचे से लेके सबसे नीचे तक। अब हम बात करते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है कि हिमालय जो है आपका ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, तो ये अरेंज करने के दिया जाता है कि कौन सा पहले है कौन से बाद में है पर शिखर। तो आपका देखिए वेस्ट टू ईस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बंदरपुच्छ हो गया आपका, उसके बाद आपका नंदा देवी पड़ेगा, धौलागिरी पड़ेगा, फिर अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। इतने में से ही दोस्तों पूछा जाता है अरेंज करने के लिए वेस्ट टू ईस्ट। इतना आप याद कर लेंगे, आप कभी भी इस क्वेश्चन जो है फंसेंगे नहीं। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। बंदा मसाला एवरेस्ट का, खालू कंचन का। बंदा कह रहा है अपनी माँ से मसाला एवरेस्ट का, खालू कंचन का। तो बंदा से आप कैसे याद कर सकते हैं? बी से आपका बंदरपुच्छ हो गया, फिर एन से आपका नंदा देवी, फिर आपका डी से धौलागिरी, फिर ए से आपका देखिए अन्नपूर्णा। मसाला एवरेस्ट, एवरेस्ट के मसाले बहुत ही मशहूर मसाले हैं, आपको भी पता होगा। ठीक है, मसाला से मसालू आपका, एवरेस्ट से आपका एवरेस्ट याद कर लिए। माँ खालू से पूरा आपका मकालू हो गया, कंचन से आपका कंचनजंगा हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये पूछा जाता है कि जो ये हिमालय ट्रांस हिमालय हो गया, फिर बृहद हिमालय हो गया, फिर आपका लघु हिमालय हो गया, फिर शिवालिक रेंज हो गया, उत्तर भारत के मैदान, तो इनके बीच में कौन कौन से जोन पाए जाते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए आपका ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में आपका इंडस सांगपो सचर जोन, आप इसको याद करिएगा, कई बार पूछा गया है। इसको हिंज लाइन भी कहते हैं दोस्तों। वहीं पर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में दोस्तों कौन सा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में दोस्तों है मेन बाउंड्री फॉल्ट। वहीं पर शिवालिक और उत्तर भारत का विशाल मैदानों की बात करें तो उनके बीच में जो जोन है उसको कहा जाता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट या हिमालय अग्रभ्रंश। आगे देखिए दोस्तों, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी जो आपका पाई जाती है, काराकोरम हो गई, फिर लद्दाख हो गई, फिर जस्कर एकदम ऊपर वाली जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, जो आपका पामीर की गांठ से इधर अटैच हो जाती है और इधर आपको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये क्या है आपका एशिया की रीढ़ कही जाती है दोस्तों। और काराकोरम श्रेणी में स्थित जो केटू है, केटू गाडविन ऑस्टिन, इसको हम भारत में गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। नंगा पर्वत ये पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। एक्चुअली पीओके जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने जिस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है दोस्तों, वो इंडिया का ही पार्ट है और वहीं पर आपका नंगा पर्वत स्थित है। ठीक है, इसे हम कातिल पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पर जितने भी लोग चढ़ाई करने गए हैं अधिकांश लोगों की डेथ हो गई है, इसलिए नंगा पर्वत इज़ नोन एज कातिल पहाड़ी। अब इसकी सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी की बात करें दोस्तों, वो कौन सी है? वो है राकाकोसी। राकाकोसी आपका लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये वाली। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका है काराकोरम, कैलाश, इधर आपका पामीर की गांठ से अटैच हो जाती है, लद्दाख है, जस्कर है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए काराकोरम, लद्दाख और जस्कर जो है इनके बीच से, जैसे काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। जस्कर और लद्दाख के बीच से कौन सी नदी जाती है? सिंधु, कई बार पूछा गया है ये। और फिर ये देखिए पूरा का पूरा लद्दाख श्रेणी को काटते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ पे श्योक आके उससे मिल जाती है। ये बुंजी नामक एक जगह है जहाँ पर
सिंधु नदी क्या करती है, लद्दाख श्रेणी को पूरा का पूरा काट देती है और वहीं पर भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। लगभग 5200 मीटर का है ये। मतलब ये होता है कि नदी ऐसे जा रही है, इस तरफ जो है आपका लद्दाख रेंज है, इस तरफ लद्दाख रेंज है। ऊपर से आप देखेंगे तो एकदम आई आकार का दिखेगा, इसलिए इनको आई आकार का गार्ज भी कहा जाता है। गोसाई थान चोटी की बात करें दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है पूछा गया है यूपीपीएससी में, कहाँ मतलब ये गोसाई थान चोटी पाई जाती है, तो ये चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों घाटी या वैली की, तो दो या अधिक पहाड़ों के बीच में समतल मैदान को हम घाटी कहते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी उस नदी की घाटी कहा जाता है दोस्तों। पहला आपका चुम्बी घाटी है। पर्यटक स्थल चुम्बी यहाँ पर स्थित है, नाथुला दर्रा स्थित है, जालेपला दर्रा स्थित है। कुल मिलाकर ये सिक्किम रीजन में पाई जाती है। कांगड़ा घाटी आपका देखिए पर्यटक स्थल यहाँ पे धर्मशाला स्थित है, हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण घाटी है। ऐसे ही आपका देखिए मालना घाटी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, छोटा यूनान के रूप में इसको जाना जाता है। स्पीति घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बौद्धों का जो प्रसिद्ध है मठ है ताबू मठ, ये इसी घाटी में स्थित है दोस्तों। पांगी घाटी ये भी आपका देखिए हिमाचल प्रदेश में है। पंगवाल और वहाँ पे भोटिया जो जनजातियाँ पाई जाती हैं निवास करती हैं। कुल्लू घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है दोस्तों, किसको, कुल्लू घाटी को। सांगला घाटी की बात कर लें दोस्तों, एचपी में ये भी स्थित है, बसपा घाटी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। एक सांगला घाटी का दूसरा नाम क्या है, बसपा घाटी। ऐसे देखिए आपका दोस्तों पार्वती घाटी, ये भी एचपी के कुल्लू में ही स्थित है। हिंदू सिख तीर्थयात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए ये रास्ता प्रदान करती है दोस्तों घाटी। मणिकरण अपनी एक्चुअली गर्म जल के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर अनुसंधान हेतु जो है भारत ने क्या किया है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की भी स्थापना की है। याद कर लीजिएगा मणिकरण कई बार पूछा गया है गर्म जल के स्रोत के कारण। किन्नौर घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा के समीप यह स्थित है और यह जो है एचपी के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है, किन्नौर घाटी आपका दोस्तों। फिर आपका देखिए मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, पूछा भी गया है ये। जुकू आपका नागालैंड के कोहिमा में स्थित है। युथांग घाटी आपका देख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगटोक यानी सिक्किम की राजधानी के पास में स्थित है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, गर्म झरना, ठीक है। और यहाँ पे आपका दोस्तों एक अभयारण्य पाया जाता है, सिंगवा रोडोडेंड्रान अभयारण्य। सिंगवा रोडोडेंड्रान अभयारण्य दोस्तों कई बार पूछा गया है ये, देखिए आईएएस में भी पूछा गया है ये, इसको जरूर याद करिएगा दोस्तों। सांद घाटी या साइलेंट वैली आपका देखिए कहाँ पे है, केरल के पलघट या पलक्कड़ जिले में स्थित है ये, पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर। आगे आपका देखिए अरावली की हाईएस्ट पीक की बात कर लें दोस्तों, कई बार पूछा गया है, वो है आपका गुरु शिखर, 1772 मीटर ऊंची है ये। और दूसरी हाईएस्ट पीक आपका अरावली की है वो है कुंभलगढ़, 1224 मीटर दोस्तों। दोस्तों ये नेलांग घाटी देख लीजिएगा, ये आपके यूके में स्थित है, पूछा गया है ये। एक्चुअली मैंने अपने नोट्स में उन्होंने महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदुओं को जो है नोट किया है, जो कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे आपका देखिए महान हिमालय जो है, इसका वलय या रिंग कैसा है, ये असममित प्रकार का है, मतलब एक समान नहीं है ये, मुख्यतः रवेदार अग्नेय अथवा कायांतरित शिलाओं से बना हुआ है ये। कायांतरित शिलाएँ मतलब जो अग्नेय है ये बदल के फिर कैसे हो जाती है, कायांतरित हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती है, जैसे ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस जो है मुख्य रूप से जो है कायांतरित होते हैं, इन्हीं से ये निर्मित है। बछेंद्री पाल की बात कर लें तो भारत की पहली महिला है जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियों की बात कर लें दोस्तों, ठीक है, जैसे इसके पहले आपने देखिए महान हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे आप लघु हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उनके बारे में देख लीजिए। पीर पंजाल आपका जे&के में स्थित है। हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है, पीर पंजाल ही है। धौलाधर देखिए आपका, धौलाधर जो है ये श्रेणी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नागा टिब्बा श्रेणी आपका नेपाल में है। महाभारत श्रेणी भी नेपाल में है। कश्मीर घाटी दोस्तों और एचपी की लाहौल, स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ,
ठीक है। कश्मीर घाटी कहाँ पे है आपका, कश्मीर में है। ठीक है, ये आपका बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित जो घाटी है कश्मीर वैली है। एचपी की आपका ऐसे ही है, एचपी में कौन कौन सी, लाहौल वहाँ पे है, स्पीति है, कांगड़ा है, कुल्लू की, ये 4 घाटियाँ आप याद करिएगा कहाँ पे हैं, एचपी में प्रसिद्ध घाटियाँ हैं ये। और फिर देखिए आपका दोस्तों सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है ऊपर की तरफ से, कुल मिला के हिमालय को नदियों के आधार पे कैसे बांटा गया है इसकी बात करते हैं। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय स्थित है वो आपका क्या मुख्यतः है, कश्मीर हिमालय है। ठीक है, और करेवा झीलीय निक्षेप के लिए यह हिमालय प्रसिद्ध है, कश्मीर वाला पार्ट। सतलज और काली इन दोनों नदियों के बीच में आपका देखिए कुमायूं हिमालय है दोस्तों। हाईएस्ट पीक जो है कुमायूं हिमालय की कौन सी है, नंदा देवी, इंडिया में पाई जाती है ये। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग को ही हम गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद करिएगा ये। वहीं पे काली और तीस्ता के बीच में आपका देखिए कौन सा है, नेपाल हिमालय है दोस्तों। सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय वेस्ट बंगाल में इसको कहा जाता है, और भूटान हिमालय, ये मुख्यतः जो है नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय और भूटान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। वहीं पर तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा की बात कर लें, उनके बीच में कौन सा हिमालय है दोस्तों, वो है असम हिमालय। विंध्याचल श्रेणी की अगर बात करें दोस्तों, मुख्यतः ये 5 जो है राज्यों में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार और झारखंड आपका देखिए झारखंड बिहार से ही बना है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही बना है। 5 राज्य आपको याद हो गए। 1200 किलोमीटर में यह विस्तृत है दोस्तों। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये अलग कर देता है। ठीक है, और ये आपका देखिए 3 जो है ये विंध्याचल श्रेणी 3 भागों मतलब 3 नाम से जानी जाती है, और 3 पार्ट में ये डिवाइड भी है। जैसे देखिए आपका सबसे पहला जो है वेस्ट साइड में कौन सा है, बाड़मेर है, ये भांडेर के नाम से भी जाना जाता है इसको। उसके बाद आपका देखिए कैमूर हिमालय है, सॉरी कैमूर की श्रेणी है, और फिर पारसनाथ की श्रेणी है जो झारखंड में पाई जाती है। कैमूर आपका देखिए बिहार में पाया जाता है। सतपुड़ा की दोस्तों ऐसे ही बात कर लें हम, तो सतपुड़ा आपका देखिए ये भी आपका 3 पार्ट्स में है। जो वेस्ट में है उसका नाम है राजपीपला। ठीक है, फिर बीच में आपका महादेव श्रेणी है, लास्ट में आपका ईस्ट कौन सी है, मैकाल श्रेणी जो कि छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों उसका नाम क्या है, धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची है। ये बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। और यही महादेव पर ही देखिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है, ये पर्यटन स्थल जिसका नाम पंचमढ़ी है, यहीं पर स्थित है। कहाँ, महादेव श्रेणी में। ठीक है, और मतलब कोई मिला के देखिए पंचमढ़ी पहाड़ी पर ही धूपगढ़ जो स्थित है, जो हाईएस्ट पीक है। मैकाल में देखिए आपका अमरकंटक है, अमरकंटक जो है चोटी ये 1064 मीटर ऊंची है। तो पूरे सतपुड़ा रेंज की बात कर लें, हाईएस्ट पीक आपका कौन सी है, धूपगढ़ है, वो 1350 मीटर है। मैकाल रेंज की बात कर लें केवल, तो वहाँ पे अमरकंटक है जो 1064 मीटर ऊंची है दोस्तों। ब्लैक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत, इनको हम क्या कहते हैं, हॉस्ट कहते हैं, HORST। ये पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट किया हुआ है। ब्लैक पर्वत के बीच जो स्थित निम्न भूमि है उसको हम ग्राबेन कहते हैं दोस्तों, ग्राबेन, ये भी पूछा गया है दोस्तों, इसको भी आप नोट करिएगा। और नर्मदा नदी की बात कर लें दोस्तों, ये पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांट देती है। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी तथा छिछली घाटियां हैं एवं गुंबदाकार पहाड़ियां हैं, जिनके 2 मुख्य भाग हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, वह है आपका देखिए मध्य उच्चभूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्चभूमि दोस्तों इसकी बात करें तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मालवा के पठार की बात करें तो ये आपका मालवा का पठार है। इसके नॉर्थ में देखिए आपका बुंदेलखंड का पठार है दोस्तों। ईस्ट में महादेव श्रृंखला लग जाती है। साउथ में इसके देखिए विंध्याचल पर्वत है। साउथ वेस्ट में आपका थार का मरुस्थल है और नॉर्थ वेस्ट आपका अरावली रेंज है। मालवा का पठार देखिए दोस्तों बुंदेलखंड पठार और विंध्य के पठार के बीच में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार और इधर आपका विंध्याचल का पठार, इनके बीच में कौन सा स्थित है, मालवा का पठार। ठीक है, ये पूछा गया है दोस्तों।
वैसे ही दंडकारण्य क्षेत्र आपका देखिए ये आपका मुख्यतः 3 राज्यों में फैला हुआ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठार का ही एक पार्ट है दंडकारण्य। विस्तार इसका देखिए उड़ीसा में एक जिला है, 2 जिले हैं, कोरापुट और कांडाहाड़ी जिला। छत्तीसगढ़ में एक जिला है आपका बस्तर जिला। वहीं पर आंध्र प्रदेश के 3 जिले हैं, पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम। ये आपका देखिए श्रीकाकुलम, ये आपका देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। दक्कन के पठार की बात कर लें दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्रों में फैला हुआ है। एक्चुअली महाराष्ट्र में ही 80 to 85% में ये फैला हुआ है दोस्तों। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है आपका इन राज्यों में है। प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों की उत्पत्ति अगर बात करें तो ये लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों हुई थी। कार्बोनीफेरस युग से पहले यह गोंडवाना लैंड का भाग था दोस्तों। कार्बोनीफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है दोस्तों। कब हुआ है? कार्बोनीफेरस युग में। पूछा जाता है कोयले का निर्माण किस युग में हुआ है। क्रिटासियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से क्या हुआ? आपका दक्कन ट्रैप बना है, बता चुका हूँ आपको दोस्तों इसके बारे में। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों यानी अग्नेय सैलों का निर्माण हुआ। इन अग्नेय सैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिससे क्या हुआ? काली मिट्टी बनी दोस्तों, बता चुका हूँ इसको। कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सह्याद्री की पहाड़ियाँ, मतलब ये पश्चिमी घाट जो है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ वहीं पे हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? महाबलेश्वर। यही महाबलेश्वर से आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और अगर दक्कन का पठार पूरा ये है तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट पूरा है दोस्तों वो क्या है? विदर्भ का पठार। पूर्वी घाट की बात कर लें दोस्तों, औसत ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर है। महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक 1800 किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है। अत्यधिक कटा छटा तथा पहाड़ियों के रूप में है। यहाँ अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा और नगारी के नाम से, तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी और वेलंगिरी के नाम से। सेवराय पे ही आपका दोस्तों प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारकाड, जरूर याद करिएगा इसको। और हाईएस्ट पीक की अगर बात कर लें दोस्तों तो हाईएस्ट पीक आपका देखिए पूर्वी घाट की कौन सी है? विशाखापत्तनम चोटी है, 1680 मीटर है। और दूसरी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। ठीक है, उड़ीसा वाली महेंद्रगिरी और आंध्र प्रदेश वाली आपकी विशाखापत्तनम चोटी। सह्याद्री या पश्चिमी घाट की बात करें दोस्तों और पूर्वाध और पूर्वी घाट की बात करें तो इनके जो बीच का पठारी भाग है वो कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक पार्ट है। और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आपका क्या है? बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है, जिसे मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार, उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से इनको जाना जाता है। वेस्ट टू ईस्ट 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ अगर बात कर लें, सबसे पहले आपका गारो है, फिर खासी है और वेस्ट में आपका जयंतिया है। ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो वेस्ट में गारो, फिर खासी और ईस्ट में आपका जयंतिया पड़ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर याद करिएगा। मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार, ये कई बार पूछा गया है कहाँ पाया जाता है, किसका पार्ट है दोस्तों। एक्चुअली लोग जो है वहाँ से हिमालय की श्रृंखला भी निकलती है। ठीक है, ऐसे आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश और आपका देखिए नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम ऐसे आपका आती है। और यहीं पे मेघालय भी आपका इस और कार्बी आंगलोंग का पठार इधर ही पाया जाता है। तो लोग गलती से इसको हिमालय का पार्ट मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है जो कार्बी आंगलोंग का पठार है या उत्तर कचार पहाड़ी है या मेघालय का पठार है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो औसत ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट की 1000 से 1300 मीटर है दोस्तों। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई अगर बात करें तो केवल 600 मीटर थी। तापी नदी के बाएं तट से ये शुरू होता है, कन्याकुमारी के अंतरीप तक जाता है ये 1600 किलोमीटर में। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे मुख्य जो 4
दर्रे पाए जाते हैं, यानी पासेज जहाँ से लोग आते जाते हैं। पहला है आपका थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, उसके नीचे पालघाट केरला वाला, फिर सिनकोट भी केरला में ही पाया जाता है। और ये जो है आपका सह्याद्री की पहाड़ी है, ये आपका मुख्यतः देखिए उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में आपका विभाजित है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोनों को विभाजित कर देती है दोस्तों। उत्तरी सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कलसुबाई, 1646 मीटर है। वहीं पर आपका दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख, जो 1892 मीटर है। और दूसरा आपका क्या है, पुष्पागिरी है, ये 1714 मीटर है। पुष्पागिरी से कावेरी नदी का उद्गम भी होता है, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। और आप जब नीचे की तरफ देखेंगे इस वाले पार्ट में, तो आपका देखिए अन्नामलाई है, अन्नामलाई के जस्ट नीचे आपका अगस्त्य मलाई है, अन्नामलाई है, फिर इलायची है देखिए, फिर यहाँ पे अगस्त्य मलाई है, और ये आपका पालनी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, 2695 मीटर है। और इलायची की पहाड़ियाँ ये पूछा गया है, ये केरला और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। कौन? इलायची की पहाड़ियाँ, इसको जरूर याद करिएगा दोस्तों। वहीं पर अन्नाईमुडी की बात करें, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। डोडा बेटा आपका दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये नीलगिरी पर्वत की एक्चुअली सबसे ऊंची चोटी है। अगर पश्चिमी घाट की पूरी बात करें तो आप क्या बताएंगे? अन्नाईमुडी 2695 मीटर। डोडा बेटा अगर नीलगिरी की हाईएस्ट पीक की बात करें तो आप डोडा बेटा बताएंगे 2637 मीटर। ठीक है, और अगर दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात की जाए वेस्टर्न घाट्स की या पश्चिमी घाट की, तब आप क्या बताएंगे? वो भी डोडा बेटा ही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दर्रे या पासेस की। काराकोरम में देखिए, लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य ही स्थित है। यारकंद और तारिम बेसिन को ये मार्ग प्रदान करता है। काराकोरम पास भारत के सबसे ऊंचे पासेस में से एक है। 5540 मीटर की ऊंचाई पर यह पास स्थित है। ठीक है, और अगर भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित पास की बात करें, हुआ है यांगजी दीवान, 5890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात कर लें दूसरे पास की, वो है जोजिला दर्रा, जस्कर श्रेणी में लद्दाख में स्थित है दोस्तों। आपको मैं बताया हूँ ये काराकोरम है, ये आपका काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। तो ये आपका जोजिला कहाँ है? जस्कर श्रेणी में लद्दाख में स्थित है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। NH नेशनल हाईवे 1D पर स्थित यह दर्रा शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। इस बर्फीले तूफानी, इसे जो है बर्फीले तूफानी दर्रे के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। 2018 में लेह में एशिया की सबसे लंबी जो ये सुरंग है, जोजिला सुरंग, इसका शिलान्यास किया गया था दोस्तों प्रधानमंत्री जी द्वारा। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है दोस्तों, तथा एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है। 14 किलोमीटर लंबी है ये। द्विदिशा मतलब ऐसे इधर, अर्थात जाने वाले एक तरफ से, आने वाले एक तरफ से, ये हो गई द्विदिशा सुरंग। अब देखिए दोस्तों, हम बुर्जिल दर्रे की बात कर लेते हैं। जस्कर श्रेणी में लद्दाख में यह भी स्थित है। कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से ये जोड़ देता है। पीर पंजाल दर्रा बात करें, पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू एंड कश्मीर स्थित है। जम्मू को ये क्या करता है? श्रीनगर से जोड़ता है दोस्तों। मुगल रोड पर स्थित है पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की बात कर लें दोस्तों, तो पीर पंजाल श्रेणी में ही यह JNK में स्थित है। जम्मू को क्या करता है? श्रीनगर से जोड़ता है। तो पीर पंजाल और बनिहाल दोनों देखिए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं दोस्तों। जवाहर सुरंग जो है यहाँ पर स्थित है बनिहाल में। NH1A यहीं से निकलती है, और उसी NH1A पर कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है दोस्तों। ठीक है, इसी दर्रे में सिपकिला की बात करें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपका जस्कर श्रेणी में स्थित है। मंडी आपका हिमाचल प्रदेश और उसके बाद चाइना का तिब्बत, दोनों को ये जोड़ता है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कौन? सिपकिला। क्यों? क्योंकि यहीं से सतलज नदी भी इंडिया में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रे की बात कर लें दोस्तों, HP के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है यह। ठीक है, मनाली को, HP में मनाली को लेह से जोड़ देता है। ये लद्दाख के लेह से जोड़ता है। HP के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो कौन सा है ये? रोहतांग है। ठीक है, IAS में पूछा गया है ये कि HP के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ये रोहतांग। IAS में पूछा गया है दोस्तों। बड़ा लाचा दर्रे की बात कर लें दोस्तों, जस्कर श्रेणी में स्थित है ये आपका देखिए शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और मनाली, इन दोनों शहरों को क्या है? लेह से जोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए ये पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों है ये,
पूरी की पूरी पीर पंजाल श्रेणी है दोस्तों। इसमें देखिए सबसे ऊपर आपका कौन सा है, पीर पंजाल दर्रा है, जम्मू को किससे, श्रीनगर से जोड़ रहा है। फिर उसके नीचे आपका देखिए आपका कौन सा है, ये बनिहाल दर्रा है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है दोस्तों, NH1 पर स्थित है। सबसे नीचे आपका देखिए रोहतांग दर्रा है, मनाली को लेह से जोड़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका देखिए ये जस्कर श्रेणी में स्थित जो दर्रे हैं, सबसे ऊपर देखिए आपका बुर्जिल है, कश्मीर घाटी को क्या कर रहा है, ये बुर्जिल आपका J&K में स्थित है, कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ देता है। उसके नीचे आपका देखिए जोजिला है, श्रीनगर को आपका लेह से जोड़ता है, जोजिला भी J&K में स्थित है। उसके नीचे आपका देखिए बड़ा लाचा है आपका, ठीक है, शिमला को क्या करता है, लेह से जोड़ता है। बड़ा लाचा एक्चुअली आपका कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और नीचे आपका सबसे नीचे देखिए सिपकिला है, ये आपका मंडी को क्या करता है, लेह से जोड़ देता है। यही आपका सतलज नदी का प्रवेश द्वार भी है दोस्तों। ऐसे ही आपका लद्दाख में देखिए आपका कौन सा है, लद्दाख रेंज में खारदुगला है, ये क्या करता है, लेह और सियाचिन को जोड़ता है दोस्तों। उत्तराखंड में जो पासेस हैं उसमें देखिए आपका मेन ये 4 हैं, मुलिंग, मानाला, नीति और लिपुलेख। ये एक्चुअली सभी जो है पाए जाते हैं जो तिब्बत को यूके से जोड़ते हैं। वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, मुमा नीली आप याद कर लीजिएगा, मुमा नीली, मुलिंग, मा से आपका मानाला, नी से नीत और ली से लिपुलेख। ये आपका पूछा गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ वाले में, वो हाँ छत्तीसगढ़ PSC में। लिपुलेख देखिए भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट भी है, यहाँ से क्या होता है, भारत और चीन के बीच व्यापार होता है दोस्तों। तिब्बत में जो स्थित आपकी मानसरोवर झील है और कैलाश घाटी हैं, ये जो तीर्थयात्री आते हैं इन्हीं दरों के माध्यम से करते हैं दोस्तों। अगला आपका देखिए नाथुला है, ठीक है, भारत चीन युद्ध के सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम की डोगेक्या श्रेणी में ये स्थित है दोस्तों, ये जरूर याद करिएगा। प्राचीन रेशम का मार्ग की यह एक शाखा है। रेशम मार्ग कौन, चाइना ने शुरू किया था, और एक शाखा इधर भी आती थी जो नाथुला दर्रे से ही पास होती थी, ठीक है। भारत चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से यह भी है दोस्तों। जैसे ये आपका लिपुलेख हो गया, दूसरा आपका नाथुला हो गया। जालेपला की बात कर लें आपका तो सिक्किम में स्थित है ये। दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी जो है से होकर तिब्बत जाने वाले मार्ग पर स्थित है, सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। लहासा आपकी क्या है, तिब्बत की राजधानी है दोस्तों। जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर में सर्वाधिक ऊंचा नाथुला है दोस्तों, UPPSC में पूछा गया है। ये ऑप्शंस आपके दिए गए थे, ठीक है। इन चारों में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, नाथुला आप याद करिएगा। सेला दर्रा पूछा गया था UPPSC में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपका क्या है, भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन है दोस्तों। इसमें आपका देखिए नाथुला यहाँ पर है, जालेपला है, दोनों सिक्किम में पाए जाते हैं। उसके बाद आपका देखिए बोमडिला है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग जो है घाटी को तिब्बत से जोड़ देता है, बोमडिला को बुमला भी कहते हैं। एनडीए में पूछा गया था ये। यांगयाप जो है, यांगयाप दर्रा आपका यहाँ पे स्थित है, और ये जो है ऐसे करके यहीं से आपका भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। दिफू आपका यहाँ पे ही, यांगसाड आपका यहाँ पे, ये यांगसाड क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को जो है कहाँ से जोड़ देता है, बर्मा या म्यांमार के मांडली शहर से। लेखा पानी आपका यहाँ पे है। मणिपुर में आपका तुजू दर्रा यहाँ पे है। इम्फाल को लापुआ म्यांमार जाने का मार्ग प्रदान करता है ये। चांगला दर्रे की बात कर लें दोस्तों, कनेक्ट्स लद्दाख एंड तिब्बत, हाईएस्ट माउंटेन पास इन लद्दाख एंड थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। मोटरेबल मतलब जहाँ पे आप मोटर बाइक या गाड़ियाँ चला सकते हैं वो मोटरेबल पास होते हैं। तीसरा सबसे ऊंचा है गेटवे टू द पेंगांग सो लेक, लद्दाख में पाई जाने वाली पेंगांग सो लेक का यह गेटवे है। उमलिंगला जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, ये हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है दोस्तों, ये याद करिएगा। उत्तर के विशाल मैदान की अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित जो मैदान है उसी को हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इसीलिए इसे हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश भी है दोस्तों।
पश्चिमी मैदान का अगर ये जो ये ढाल है उत्तर का विशाल मैदान का ये है, तो ये पश्चिमी मैदान हो गया, ये पूर्वी मैदान हो गया। पश्चिमी मैदान का जो ढाल है दोस्तों, ये पूछा जाता है, ये देखिए आपका कैसे है, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है पश्चिमी मैदान का ढाल। वहीं पे पूर्वी मैदान का ढाल पूरा उल्टा है दोस्तों, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। और ये उत्तरी मैदान दोस्तों जो है, इसको देखिए मुख्यतः 3 उपवर्ग इसके हैं। पहला आपका देखिए पंजाब का मैदान, पंजाब प्लेन्स। उत्तरी मैदान का ये पश्चिमी पार्ट है, सिंध और उसकी सहायक नदियाँ जो है इनके द्वारा निर्मित किया गया यह मैदान है। बहुत बड़ा भाग इसका पाकिस्तान में भी है दोस्तों, क्योंकि पंजाब पहले बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था। बंटवारे के समय आपका एक पंजाब चला गया पंजाब में और अब दूसरा पंजाब आपका इंडिया में है। ठीक है, बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। भारत में इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में है। इस क्षेत्र में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है दोस्तों। रावी और ब्यास के दोआब को बारी दोआब कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, व्यास और सतलज के बीच जो दोआब है इसको विश्व दोआब कहते हैं। इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, बी से ब्यास और आपका अधस और ता से सतलज, विश्व दोआब हो गया। ऐसे ही आपका देखिए बारी, री से आपका रावी और बा से आपका ब्यास, ये आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इस विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। पंजाब के मैदान का ही दूसरा उपभाग क्या है दोस्तों, राजस्थान का मैदान है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश है। बालू का स्तूप या जो सैंड जो है आपका ज्यून है, यहाँ की मुख्य स्थलाकृति है। ये पूछा जाता है बालू का स्तूप जो है कहाँ की मुख्य स्थलाकृति है, तो राजस्थान के मैदान की दोस्तों। दोआब क्या होते हैं एक्चुअली, दोआब जो है आपका 2 नदियों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। 2 मतलब 2, आब मतलब होता है पानी। ठीक है, तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। बहुत ही उपजाऊ रीजन होता है, क्योंकि दोनों नदियाँ क्या करती हैं, जलोढ़ निक्षेप को लाती रहती हैं और यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। दोआब क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है दोस्तों। अब हम बालिका स्तूपों की बात कर लें दोस्तों। मरुस्थलों अथवा रेतीले प्रदेशों में पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप जो होते हैं, इनसे निर्मित टीलों या टिब्बों को ही हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप या सैंड ड्यून कहते हैं दोस्तों। प्रायः समूह में मिलते हैं ये, जिन्हें स्तूप समूह या ड्यून कॉलोनी भी कहा जाता है, या स्तूप श्रृंखला भी इनको आप कहते हैं। बालू का स्तूप जो है जरूर याद करिएगा दोस्तों। आगे आपका देखिए गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान, इसका दूसरा पार्ट है उत्तरी मैदान का। यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक यह विस्तृत है दोस्तों। घग्गर तथा तीस्ता नदियों के मध्य पूरा स्थित है ये। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में विस्तृत है। इसके भी 3 उपवर्ग हैं दोस्तों। पहला है आपका ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा है ऊपरी गंगा मैदान में देखिए गंगा यमुना दोआब आ जाता है, और दूसरा रुहेलखंड का मैदान आ जाता है। तीसरा आपका देखिए अवध मैदान आ जाता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही 3 उपवर्गों में जो दूसरा उपवर्ग है वो मध्यवर्ती गंगा मैदान है। देखिए पश्चिम में क्या होता है, ये 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा ऊपरी गंगा मैदान से अलग हो जाता है। तो ऊपरी गंगा मैदान, फिर मध्यवर्ती गंगा मैदान, और दोनों के बीच में क्या है, ये 100 मीटर की समोच्च रेखा है। उत्तरी गंगा मैदान देखिए दोस्तों, ये गंगा, घाघरा, दोआब, मिथिला मैदान, कोसी मैदान। और वहीं पर दक्षिणी गंगा मैदान क्या है, गंगा सोन विभाजक रेखा यहाँ है। उसके अलावा मगध मैदान और अंग मैदान यहाँ पाए जाते हैं। थर्ड पे आपका देखिए निम्न गंगा मैदान है दोस्तों। इसका विस्तार आपका दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपथ से दक्षिण में वेस्ट ऑफ बंगाल तक है। ठीक है, ये आपका दार्जिलिंग हिमालय का गिरिपथ है, ये वेस्ट ऑफ बंगाल है। यहाँ छोटा नागपुर का पठार है और बांग्लादेश व असम की सीमा तक ये जो है विस्तार दिखाया गया है दोस्तों। थर्ड पे आपका देखिए उत्तरी मैदान का पार्ट है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। इसे पूर्वी मैदान भी कहा जाता है दोस्तों। यह विशेष रूप से असम में सादिया से लेकर धुबरी तक में विस्तृत है। यह मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ नदियाँ बार बार रास्ता बदलने के कारण यहाँ नदियाँ लगातार अपना रास्ता बदलती रहती हैं। बाढ़ की आवृत्ति इसलिए यहाँ पे बहुत ही अधिक है दोस्तों। भौतिक आकृतियों की विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का अगर विभाजन हम करें तो आपका देखिए बांगर, तराई, भाबर, खादर, 4 आपका जो है विभाजन हो जाता है। ये भाबर क्या देखिए शिवालिक का गिरिपद है। गिरि मतलब क्या होता है, पर्वत, पद मतलब पैर। तो शिवालिक का जो अंतिम पार्ट है दोस्तों, वहाँ
गिरिपथ प्रदेश में सिंधु से लेकर तीस्ता तक यह अविच्छिन्न रूप से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है भाबर प्रदेश दोस्तों। ढाल में अचानक कमी आ जाती है क्योंकि शिवालिक पर्वत से, फिर जब शिवालिक पर्वत का गिरिपथ यहाँ पाया जाता है, फिर यहाँ से मैदान शुरू हो जाता है, तो यहाँ देखिए ढाल में अचानक कमी आ गई दोस्तों। कमी आने से यहाँ नदियाँ तथा धरातलीय अपवाह बड़े पैमाने पर क्या होता है, कंकड़, बजरी, गोलास में इत्यादि का क्या करते हैं, निक्षेपण, यानी यहाँ पे बहुत तेज़ी से अपने साथ ले आते हैं। अब यहाँ पे ढाल में कमी आ गई तो यहीं पर ये छोड़ के केवल पानी आगे बढ़ जाता है, इनके कंकड़ बजरी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पर? भाबर प्रदेश में। कंकड़ और बजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक सरंध्रता या पारगम्यता पाई जाती है कि यहाँ छोटी नदियाँ विलीन हो जाती हैं। मतलब इन कंकड़ और पत्थर के बजरियों के नीचे से वो बहने लगती हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे पारगम्यता हो जाती है तथा उनमें शुष्क मार्ग शेष रह जाते हैं दोस्तों। तराई की बात कर लें, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला यह समतल मैदान है दोस्तों। यूपीपीएससी में पूछा गया है। भाबर के ये दक्षिण में है दोस्तों। 5 से 30 किलोमीटर की चौड़ी एक दलदली पेटी है दोस्तों ये, जहां नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भाबर प्रदेश में गायब हो गई, अब यहीं तराई में आके ये पुनः दिखाई पड़ने लगती हैं दोस्तों, तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक पाया जाता है, क्योंकि पूर्व पार्ट में वर्षा अधिक होती है। इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता, सघन वन तथा जैव विविधता पाई जाती है। थर्ड पे आपका देखिए बांग्ला प्रदेश है। उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग है। पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर में स्थित है तथा वेदिका श्राइन जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। बांगर को स्थानीय भाषा में हम कंकड़ कहते हैं। यहाँ पर अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो छोटे छोटे कंकड़ यहाँ पे दोस्तों पाए जाते हैं वो क्या है, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है। ठीक है, और सबसे ये बांगर क्या है, उत्तरी मैदानों का विशालतम भाग है। एक्चुअली बांग्ला प्रदेश वो क्षेत्र है जहाँ पे पहले कभी नदियाँ बहा करती थी और अपना जो है वहाँ पे वो गाद ला के डिपॉजिट किया करती थी, तब वो काफ़ी उपजाऊ हुआ करता था। बाद में नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया और वो क्या हुआ, चली गई दूसरी तरफ। तो ये उपजाऊ वाला पार्ट धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें उपजाऊपन खत्म होता गया। ठीक है, और वहाँ पे केवल कंकड़ और छोटी छोटी गुटिकाएँ ये पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और बाढ़ एक्चुअली कभी जब बाढ़ बहुत ज़्यादा किसी नदी में आ जाती है तो ये क्या होता है, पूरा कवर करती जाती है। तो ये अपना जो है बांगर प्रदेश में भी अपने गाद जो है ये डिपॉजिट कर देती हैं दोस्तों जब बाढ़ आती है। ठीक है, अब देखिए खादर की बात कर लें दोस्तों। उर्वरता एवं जल उपलब्धता के कारण ये प्रदेश कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं और लगातार जो है यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी डिपॉजिट करती रहती हैं दोस्तों। भारतीय मरुस्थलों की बात कर लें तो कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप के उमज्जन या अपलिफ्टमेंट या हटने से बना है। ठीक है, अब ये जो कच्छ का रण है दोस्तों ये पूछा जाता है। ठीक है, ये कैसे बना है, तो ये जो है आपका अपलिफ्टमेंट या किसके हटने से बना है, समुद्री निक्षेप के। पहले वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्र अपना खिसक गया वहाँ से और वहाँ पे ये इस मरुस्थल का निर्माण हो गया। यह मरुस्थल बालू का टिब्बो यानी बालू का स्तूप सैंड ड्यून से ढका एक क्या है, तरंगित मैदान है, रिपल्ड ग्राउंड है दोस्तों। वार्षिक वर्षा यहाँ 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है दोस्तों। भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, वह है लूनी नदी, 495 किलोमीटर लंबी है। अरावली पहाड़ियों अजमेर के दक्षिण में से निकलकर यह कच्छ के रण में क्या होती है, गायब हो जाती है, विलीन हो जाती है। सरस्वती, बूंदी, सुकरी तथा जवाई इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई दोस्तों। में से जो एक काल में यह समुद्र का हिस्सा था दोस्तों। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरी रेतीले टीले हैं, जो ऐसे रेतीले टीले क्या होते हैं जो स्थानांतरित होते रहते हैं। छत्रक चट्टानें हैं, मरुद्यान हैं दक्षिणी भाग में इसके रूप में मिलती हैं। और बरखान देखिए दोस्तों, अर्ध चंद्राकाल बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में हुआ है। जैसलमेर में बरखान के समृद्ध
देखे जा सकते हैं, सॉरी समूह देखे जा सकते हैं। बरखान के बहुत बड़े बड़े समूह कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में, भारत पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत टीले जो हैं ये पाए जाते हैं दोस्तों। इन्हीं को क्या कहा जाता है? बरखान। ढाल के आधार पर इस मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। सिंधु की ओर जो ढाल वाला है उत्तरी भाग, और कच्छ की रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग दोस्तों। यह अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लायों का जल खारा होता है, जहाँ नमक बनाया जाता है दोस्तों। और ये जो है इस बात का भी गवाह है कि यहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, तभी यहाँ का जल क्या है? नमकीन है। तटीय मैदानों की बात कर लें दोस्तों, कोस्ट लाइन प्लेन्स की, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ का तट जो आपका गुजरात में पाया जाता है से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है। यह जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। कौन? पश्चिमी तटीय मैदान दोस्तों। जलमग्न होने के कारण यह मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है दोस्तों। उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक इसे 4 भागों में दोस्तों बांटा जा सकता है। पहला आपका देखिए गुजरात का मैदान कच्छ के रण से कठियावाड़ तक है। दूसरा आपका कोंकण तट है, दमन से लेकर दोस्तों ये गोवा तक है। पश्चिमी तटीय मैदान का ये क्या है? कोंकण तट। उत्तरी पार्ट है, ये यूपीपीएससी में पूछा गया। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कौन सा है? कोंकण तट। ठीक है, दमन से लेकर गोवा तक, ये आपका देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है। एक्चुअली कोंकण तट ही जो है आपका उत्तर से शुरू होता है, मतलब जो ये पश्चिमी तटीय मैदान है दोस्तों, ये कोंकण तट से ही शुरू होता है। ठीक है, गुजरात का मैदान ये कच्छ के रण से कठियावाड़ तक तो है, लेकिन ये शुरू होता है कोंकण तट से ही। इसलिए देखिए पश्चिमी तटीय मैदान का ये उत्तरी भाग है, यूपीपीएससी का प्रश्न है ये। कर्नाटक या कन्नड़ तट आपका देखिए हो जाता है, गोवा से मंगलूर तक है वो। चौथा आपका देखिए मालाबार तट है, मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक है। इस तटीय भाग में अनेक लंबे तथा संकरे पश्च जल यानी बैक वाटर पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल क्या होता है? एक प्रकार का लैगून या झील है कहा जाता है। 180 किलोमीटर से अधिक लंबी वेम्बनाड झील जो है कहाँ? केरला की 180 मीटर से अधिक लंबी है। एक ऐसा ही कयाल है, इस पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। कयाल मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है दोस्तों, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान की बात कर लें दोस्तों, वेस्ट बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तट तक यह फैला है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा और उभरा हुआ है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है दोस्तों। पूर्वी तटीय मैदान देखिए, उत्तरी सरकार तट, गोलकुंडा तट, कोरोमंडल तट, 3 जो है आपका इसके मुख्य पार्ट हैं। पुलिकट जो है देखिए आपका चेन्नई के उत्तर में स्थित है दोस्तों। पुलिकट झील कहाँ है? चेन्नई के उत्तर में है। कोल्लेरू झील आपका गोदावरी व कृष्णा डेल्टा के मध्य में स्थित है दोस्तों। गोदावरी व कृष्णा डेल्टा के बीच में पाई जाती है कौन? कोल्लेरू झील। चिल्का झील आपका देखिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है दोस्तों। 3 भाग जो है इसके कौन कौन से हैं पूर्वी तटीय मैदान के? उत्कल मैदान, आंध्रा मैदान, तमिलनाडु मैदान। ये आपका देखिए तट का वो है, और यहाँ पे आपका देखिए ये जो 3 पार्ट हैं ये मैदान है। ठीक है, आंध्र मैदान देखिए बरहमपुर से पुलिकट तक है, वहीं पर तमिलनाडु मैदान आपका पुलिकट से आपका कन्याकुमारी तक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं दोस्तों। भारत का औसत समुद्र तल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चेन्नई तल से मापा जाता है। द्वीप समूहों की बात करें तो भारत में समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं, जिसमें बे ऑफ बंगाल में 572 हैं, जिसमें 36 पर ही आबादी है। इसके अलावा और अरेबियन सी में है दोस्तों। भारत में 200 जो बीओबी और आंध्र ये अरेबियन सी में स्थित हैं, यूपीपीएससी में ये दोस्तों पूछा गया है। 247 से अधिक द्वीप हैं जो बीओबी और ये अरेबियन सी में स्थित हैं। बीओबी में स्थित द्वीप समूह की बात कर लें, रीची द्वीप समूह और लबरींथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए उत्तरी अंडमान सबसे जो है ऊपर पाया जाता है, फिर उसके बाद नीचे है मध्य अंडमान, फिर देखिए उसके नीचे दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे आपका लिटिल अंडमान है। अंडमान द्वीप समूह की बात कर लें। निकोबार द्वीप समूह की बात करें दोस्तों तो कार निकोबार है, फिर दूसरा है आपका ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे उत्तरी अंडमान में देखिए सैडल पीक पाई जाती है, 732 मीटर है, ये हाईएस्ट पीक है।
अंडमान निकोबार आइलैंड्स की यूपीपीएससी में पूछा गया है। मध्य अंडमान में आपका देखो माउंट डियूवोली नामक एक श्रेणी पाई जाती है। और दक्षिणी अंडमान में आपका देखिए माउंट कोएबे तथा माउंट मणिपुर या हैरियट पाई जाती हैं। लिटिल अंडमान में आपका देखिए दक्षिणी अंडमान में आपका देखिए पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ये आप याद करिएगा दोस्तों। लिटिल अंडमान में देखिए बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड पाए जाते हैं। बैरन आइलैंड आपका कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, यूपीपीएससी में पूछा गया, जबकि नारकोंडम आइलैंड आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। दक्षिणी एशिया का क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह उत्तर तथा मध्य अंडमान के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है दोस्तों। वहीं पर आपका देखिए कार निकोबार और ग्रेट निकोबार हैं। ग्रेट निकोबार में आपका देखो माउंट थुलियर है, ये 642 मीटर है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, पिंगबिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट ये निकोबार ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। अब बीच में देखिए कार और ग्रेट के बीच में एक और है लिटिल निकोबार दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो 4 पार्ट इसके हो गए अंडमान के, 3 पार्ट इसके हो गए दोस्तों। अब देखिए पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, वो 10 डिग्री चैनल है। तो एक्चुअली वो कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्णतः डूब गया था, किंतु यह फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ गया है। गंगा सागर द्वीप की बात करें दोस्तों, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका निर्माण गंगा नदी के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से हुआ है। यह अति नवीन द्वीप है, यह बांग्लादेश के अधिकतर या अधिकांश क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। पम्बन द्वीप की बात करें, एडम्स ब्रिज जो है पम्बन द्वीप राम सेतु या एडम्स ब्रिज का भाग है, इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर श्रीहरिकोटा की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। व्हीलर द्वीप की बात कर लें दोस्तों, उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है। एक्चुअली व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है दोस्तों, यह है अब्दुल कलाम द्वीप जो है, इसका रखा गया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दोस्तों। अरब सागर में स्थित द्वीपों की बात कर लें तो देखिए लक्षद्वीप आपका प्रवाल निक्षेपों से बना है। पहले इस द्वीप को लक्वा द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से। 1973 में इसका नाम जो है आपका क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप, ठीक है। कुल 36 द्वीप हैं, बीपीएससी में पूछा गया। आबादी केवल 11 पर है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन पाए जाते हैं, जिसके पूर्वी तट पर आबद्ध गुटिकाएँ, सिंगिल गोलास्मिकाएँ या तथा गोलास्म पाए जाते हैं। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है, ठीक है। पिटली द्वीप यह एक पक्षी अभयारण्य है, मनुष्य का निवास लेकिन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये आपका पूरा है लक्षद्वीप कैसे कितने पार्टों में बना हुआ है। सबसे ऊपर देखिए अमीनी द्वीप है दोस्तों, नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए कन्नानौर है दोस्तों, फिर कावारत्ती है दोस्तों, एद्रोथ है दोस्तों। उसके बाद आपका देखिए मिनिकॉय, ये आपका हो गए 5 पार्ट में ये बना हुआ है। उसके नीचे सबसे नीचे उसके कौन सा देश पाया जाता है, मालदीव। पूछा जाता है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो आप बताएंगे 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय देखिए आपका सदर्न मोस्ट है, सबसे बड़ा है मिनिकॉय आपका, 4.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है क्षेत्रफल है। मिनिकॉय और एद्रोथ या मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है, 9 डिग्री चैनल है। अमीनी द्वीप और कन्नानौर के बीच में कौन सा है आपका, 11 डिग्री चैनल है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं EKKEMM। तो अमीनी द्वीप, कन्नानौर, कावारत्ती, एद्रोथ, मिनिकॉय एंड द लास्ट वन इज मालदीव। पूरा आपको याद हो जाएगा EKKEMM से दोस्तों। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवेही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है दोस्तों। उसका बड़ा कारण ये है कि मालदीव के निकटतम है, इसीलिए यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, महल जो है। साल्सेट द्वीप की बात करें दोस्तों, इसी पर मुंबई स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। वहीं पर एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वेलिंगटन द्वीप क्या है, केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है ये।
नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहाने पर अलिया बेट और खदिया बेट नामक मुख्य द्वीप स्थित हैं दोस्तों। वहीं पर सर क्रीक आपका क्या है, 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंधु प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद क्या है, कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है। कोरी क्रीक की बात कर लें, कोरी क्रीक या कोरी निवेशिका या ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है, तटीय भाग भारत का या किसी भी मतलब तट का जो है सबसे अधिक क्यों अपरदन होता है, वो लहरों से होता है दोस्तों। यूकेपीएससी में पूछा गया है। ये देखिए आपको मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है। देखिए यहाँ पे ये रामेश्वरम है और धनुषकोडी जो है यहीं, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद देखिए पम्बन द्वीप पूरा का पूरा है, ये रामेश्वरम द्वीप, मन्नार की खाड़ी है ये। और यही आपका धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक क्या है, राम सेतु स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।